क्या आपने कभी गौर किया कि जब हम कभी रात के वक्त कैमरे से फ़ोटो बना रहे हो तो लाइट फ्लैश होने की वजह से आंखों का रंग तस्वीर में सुर्ख नज़र आता है? ऐसा क्यों होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बायोलॉजी हब और इस सवाल का जवाब जो है आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। हमारी 10th बायोलॉजी की सीरीज़ बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी के हवाले से शुरू है। आज हम चैप्टर नंबर 3 का सेकेंड हाफ पोर्शन जो है वो रिवाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करेंगे रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन से। इससे पहले फ़र्स्ट हाफ चैप्टर आपने अगर जो है वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये प्लेलिस्ट में जो है वहाँ पे आपको इसका फ़र्स्ट हाफ चैप्टर जो है वो रिवीजन के हवाले से वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपको बताया गया कि एक्चुअली में रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन तो बहुत ज़्यादा हैं, बट आपके जो सिलेबस में यहाँ पे जो डिस्कस हैं वो तकरीबन वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 जो है वो डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। जिसमें आई आ जाता है और ईयर आ जाता है, ठीक है। आई जो है यानी कि आँख हमारी जो है वो देखने के लिए काम आती है और ईयर जो है वो सुनने के लिए काम आती है, ठीक है। तो यानी कि जो भी लाइट वाला स्टिमुलस है वो हम आँखों के ज़रिए जो है उसको डिटेक्ट करते हैं और जो है रिसीव करके तो कोऑर्डिनेटर को भेज रहे होते हैं, ठीक है। और ईयर से क्या है, हम जो है साउंड वेव्स जो हैं वो सुन रहे होते हैं और हम किसको पास आउट कर रहे होते हैं, कोऑर्डिनेटर को पास आउट कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन हैज़ मैनी रिसेप्टर्स, जिसमें आई है, ईयर है, नोज़ है, टंग, हीट, कोल्ड, टच एंड प्रेशर। ये सारे के सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है आई के स्ट्रक्चर को देखेंगे। आई जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो स्कल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो स्कल के अंदर जो है एज अ ऑर्बिट जो है ये पाई जा रही होती है, ठीक है। और इसी का हम स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है ये स्कल है, ठीक है। ये बड़े बड़े से जो हैं इसकी क्या है, सॉकेट्स हैं, ठीक है। और ये जो आई है, ये आई का स्ट्रक्चर इसके अंदर फिट होता है, ठीक है। तो इनको जो है हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ये जो है ये शिफ्ट हो अल्लाह ताला ने जो है इसके अंदर फिट की हुई है, ठीक है। तो अगर मैं इस आई को जो है इसके अंदर मैं अगर बनाऊँ इसका स्ट्रक्चर तो हमें कुछ ये जो है ऐसा नज़र आएगा, ठीक है, लाइक दिस। हम देखते हैं यहाँ पे कि हम जो है आई के स्ट्रक्चर को जो है यहाँ पे रिव्यू कर रहे हैं। तो आई जो है इसका हम देखते हैं कि आई जो है वो स्कल के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसको हम ऑर्बिट बोल रहे हैं और ये आई सॉकेट्स के तौर पे जो है ये काम करता है। आईलिड क्या होती है, आईलिड हमारी जो है आँख के ऊपर एक, आप कह सकते हो कि ये जो स्किन है इसको हम आईलिड बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होती है, ये आइज़ को वाइप करने के लिए, ठीक है। यानी कि हम जो है पलक जो है हम आँख झपकते हैं, ठीक है, पलक झपकते हैं तो ये जो स्किन है ये ऑटोमेटिकली हमारी फुल आई के ऊपर जो है वो आ जाती है। और इसका मकसद क्या है, डिहाइड्रेशन से बचाना, ठीक है। तो टीयर्स भी स्प्रेड करना इसका बेसिकली मकसद है। और इन टीयर्स के अंदर जो है ना कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरिया, जो भी ऑर्गेनिज़म्स हमारी आँख के अंदर अगर चले जाते हैं तो उनको जो है वो तोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। उनको जो है ये तोड़ते हैं, ठीक है। ये टीयर्स के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया वगैरह के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आईलिड के ऊपर जो है लैशेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनको हम पलके बोलते हैं, ठीक है। और ये इनका काम भी बहुत आला है। इनका काम है कि हवा के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको ये ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम स्ट्रक्चर ऑफ आई देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ आई में जो है कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर ऑफ आई में 3 लेयर्स पहले तो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इन लेयर्स में से कौन कौन सी का क्या काम है वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो पहली लेयर जो होती है ना वो फाइब्रस होती है लेयर, ठीक है। और स्क्लेरा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। पहली लेयर फाइब्रस होती है और उसको और ये सारी की सारी
वाइट कलर की होती है, ठीक है, इसको हम स्क्लेरा बोलते हैं। दूसरी लेयर इसकी वेस्कुलर होती है और इसको हम कोरॉइड बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। फाइब्रस को फाइब्रस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शेप जो है ये मेंटेन कर रही होती है और ये वाइट कलर में डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वेस्कुलर के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स आई के अंदर सप्लाई होती हैं वो सारी की सारी कोरॉइड लेयर में आती है। और रेटिना एक थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो लेयर है। रेटिना के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के रॉड्स एंड कोन सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो पार्ट्स हैं वो है कॉर्निया है, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर है, ठीक है। और एक बात याद रखनी है आपने, क्योंकि जितने भी आई के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, बट कॉर्निया को ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं होती। तो सवाल ये आता है कि ये जो है इसके अंदर से गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो ये इसका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है ना हमारे इन्वायरमेंट से होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है वो ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आइरस है, प्यूपल है, सीलियरी मसल्स हैं, ठीक है। एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, सस्पेंसरी लिगामेंट है, लेंस है, फोविया क्या होता है, ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ऑप्टिक नर्व है। ये सारा कुछ हमें अभी जो है डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बस सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे स्क्लेरा किसे बोल रहे थे हम। ये जो वाइट कलर का सारा का सारा पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये क्या है, ये स्क्लेरा है, ठीक है। ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये क्या है, स्क्लेरा है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है वो कॉर्निया की, तो ये जो ये फुल यहाँ तक जो तो सारा जो है ये क्या है, स्क्लेरा, वाइट सारा का सारा पोर्शन। इसको हम कलर कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लें। तो यहाँ पे जो है ये सारा का सारा वाइट पोर्शन है, इसको हम स्क्लेरा बोल रहे हैं। ये फाइब्रस होता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है, डेंसली पैक्ड होता है, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है कि हम आई को जो है वो क्या करना, मेंटेन रखना, इसकी शेप को मेंटेन रखना, ठीक है। तो ये जो है इसकी शेप को मेंटेन रखता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो फिर हमारी आई जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो, यानी कि इसकी जो है वो अगर कभी किसी का स्क्लेरा डैमेज हो जाए तो उसकी शेप भी मेंटेन नहीं रहती, ठीक है। तो ये तो था अभी जो है आप कह सकते हो कि ये जितना भी हमने कलर कर दिया येलो से, ये सारा का सारा स्क्लेरा पोर्शन था। अब इस स्क्लेरा के ऊपर एक लाइट सा इतने से हिस्से पे जो है वो क्या है, एक आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंट हिस्सा है, ठीक है। अब इस ट्रांसपेरेंट हिस्से को हम क्या बोल रहे थे, इस ट्रांसपेरेंट हिस्से को हम बोलते हैं कि ये है यहाँ पे मैं इसको जो है लाइट ग्रे, कौन सा कलर इसमें बेस्ट रहेगा, ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, हाँ, ये जो लाइट्स आपको इतने हिस्से पे जो है आपको ट्रांसपेरेंट, यानी कि उसका कोई कलर नहीं है, इतने से हिस्से पे हमें कॉर्निया नज़र आएगा। और कॉर्निया जो है इसको कोई भी ब्लड वेसल की सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट एंटर होती है डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी कि स्क्लेरा जो है, ये पहले मैंने आपको बताया कि ये क्या है, वाइट इन कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मेंटेन करता है आई की शेप को, ठीक है। कोरोइड क्या है, ये ब्लड वेसल्स इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और ब्लड वेसल्स जो है जो पाई जाती हैं तो ये डार्क कलर जो है आई को दे रही होती हैं। डार्क कलर करने का मकसद क्या होता है कि लाइट जैसे ही कॉर्निया के ज़रिए यहाँ पर एंटर होती है तो ये रिफ्रैक्ट नहीं होती, ठीक है, यानी कि इधर उधर नहीं भागती। तो जो डार्क कलर होते हैं ना, तो वो लाइट को उसी वक्त अब्जॉर्ब कर लेते, तो इसलिए जो है इसका कलर क्या होता है, कॉरोइड का डार्क कलर होता है। तो यहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और जैसे ही ब्लड वेसल की अगर हम लोग बात करें तो वही ब्लड वेसल्स जो हैं वो आयरिस बना रही होती हैं, और आयरिस के आगे क्या होता है, लेंस होता है। आई के स्ट्रक्चर से जो है ना हम समझते हैं कि ये ऊपर वाली लेयर क्या हो गई है, स्क्लेरा,
ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर ये स्क्लेरा है, ठीक है। ये जो रेड कलर की है, ये जो रेड कलर में जा रही है, देखिए पीछे से जो ये थोड़ी सी थिक है और आगे जाके जो है ये क्या बना रही है, यहाँ पर आयरस बना रही है, ठीक है। ये आगे जाके थोड़ा सा जो है वो थिक हो जाती है और थिक होने के चक्करों में जो है ये क्या बना रही होती है, आयरस बना रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो आपको लाइट ब्लूइश कलर की नज़र आ रही है, ठीक है, डार्क ब्लूइश कलर की नज़र आ रही है, ये कौन सी है, ये रेटिना है, ठीक है। और ये रेटिना के ये जो है ये रेटिना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना, ये तीनों लेयर्स यहाँ पे दिखाई गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सस्पेंसरी लिगामेंट की, तो ये क्या होते हैं, आयरस के साथ जो है वो आयरस के जो है वो पीछे लेंस होता है, और ये लेंस किसके साथ अटैच होता है, ये लेंस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। और ये लेंस किसके साथ अटैच होता है, सीलियरी मसल्स के थ्रू जो है ये जुड़ा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ, ठीक है। और आयरस इसको आगे जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें प्यूपल की, तो ये जो एक छोटा सा जो है आगे से सुराख है, आयरस ने जो है एक ब्लाइंड होल सा जो है छोड़ दिया है, इसको हम प्यूपल बोल रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो हमने पहले बात की है कि ट्रांसपेरेंट पोर्शन होता है, इसको हम वो क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। और एक बात आपने याद रखनी कि आयरस जो है ना ये आई को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक ये वाला हिस्सा है और एक ये वाला हिस्सा है, ठीक है। इस वाले आयरस के आगे वाले हिस्से में जो है हम कहेंगे कि इसके अंदर एक जो है फ्लूइड वाटर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और इसके पीछे आयरस के पीछे बैक साइड पे जो है जो फ्लूइड होता है वो जेली लाइक होता है, और उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। जेली तो आप लोगों ने खाई होगी ना, वैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है, जेली लाइक फ्लूइड जो है इसके अंदर पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद की बात है कि यहाँ पे जो है ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो यहाँ पे सारी की सारी इसके थ्रू, इस हॉल के थ्रू जो है वो एंटर हो रही होती हैं, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व्स जो हैं यहाँ पे जब ये एंटर होती हैं, तो ये जो इसका रास्ता है ना, तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाले रास्ते के अंदर रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पर रॉड और कॉन प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। इस लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक जो है वो डीप, आप कह सकते हो कि होल नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको हम फोविया बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फोविया है ये डायरेक्ट लाइट जो है एंटर होती है पहले कॉर्निया से प्यूपल, और प्यूपल से फिर जो है लेंस, और लेंस डायरेक्ट जो है फोविया के अंदर जो है क्या करता है, फ्लैश करता है। रॉड्स और कॉन्स इसको क्या कर रहे होते हैं, ऑब्जॉर्ब कर रहे होते हैं इस कलर को। तो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि जो है जब भी हम फ़ोटो शूट करते हैं तो कभी हमारी आँखों का कलर जो है वो रेड कलर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। वो असल में वजह ये होती है कि जब डायरेक्ट लाइट फ्लैश करती है ना, तो रेटिना के ऊपर जो है ये फॉल करती है, ठीक है। तो रेटिना के ऊपर फ्लैश करने की वजह से जो है ब्लड वेसल्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका अक्स हमारे लेंस पे नज़र आता है, और लेंस से फिर जो है हमें पिक्चर में ऐसा दिखाई दे रहा होता है कि ये ना रेड कलर की आईज़ हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो फ्लैश रोशनी रिफ्लेक्ट होके तो हमारी जो है ये लेंस के ऊपर जो है वो आ रही होती है, ठीक है। और वो कलर किसका होता है, ब्लड वेसल्स का कलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें रेटिना की, तो रेटिना क्या है भाई, रेटिना के अंदर जो है रॉड्स और कॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इन रॉड्स और कॉन्स के साथ न्यूरॉन्स भी होते हैं, ठीक है। और ये फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं रॉड्स और कॉन्स, ठीक है। तो रॉड्स क्या हैं, ये डिम लाइट को जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं। इनके ब्लैक एंड वाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो रॉड्स के अंदर पाया जाता है। और अगर बात करें हमें नाइट की, तो जो है नाइट ब्लाइंडनेस एक जो है वो बीमारी है, वो किस वजह से होती है, वो रोडोप्सिन पिगमेंट की जो है वो विटामिन ए ब्रेक कर रहा होता है। इसकी वजह से जो है वो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस की जो है वो बीमारी हो सकती है। यहाँ पर बात करेंगे कॉन्स क्या होती हैं, ये सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। यानी कि ये मुख्तलिफ कलर्स को जो है ये लाइट को बर्दाश्त करती है, ठीक है। और वो मेन कलर कौन से हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन।
और इनमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो है आइडोप्सियन। और अगर ये इनमें से कोई भी कलर एब्सेंट हो तो कोई भी वो पर्सन जो है, वो पेशेंट जो है, कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये जेनेटिक प्रॉब्लम और ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो यहाँ पे फोविया है, ब्लाइंड स्पॉट है, ये भी हम पहले डिस्कस करें। फोविया क्या है? ऑपोजिट टू द लेंस, लेंस का ऑपोजिट जो पाया जाता है वो फोविया होता है। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? वेयर ऑप्टिक नर्व एंटर इन आई, ठीक है। जहाँ पर ऑप्टिक नर्व एंटर हो रही थी आई में, तो वहाँ पर रॉड्स और कोन्स क्या होते थे? एब्सेंट होते थे, और उस जगह को हम क्या बोल रहे थे? ब्लाइंड स्पॉट बोल रहे थे। कॉर्निया हैज़ टू सेंसिटिव पॉइंट, ठीक है। ये वही वाले सेंसिटिव पॉइंट है, कौन कौन से? फोविया एंड ब्लाइंड स्पॉट। तो यहाँ पे बेसिकली मकसद क्या है, ये मैं आपको दोबारा से जो है इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने पढ़ा कि जो आइज़ हैं उसके अंदर जो है वो पहले तो 3 लेयर जो है पर ये मुश्तमिल है, ठीक है। स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना। स्क्लेरा वाइट कलर का पोर्शन होता है, और कोरॉइड जो है वो वेस्कुलर होती है, क्योंकि इसके अंदर वेसल्स वगैरह एम्बेडेड होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये जो है आइरिस वगैरह यही बना रही होती है, और आइरिस के आगे जो है वो क्या होता है? लेंस होता है, ठीक है। रेटिना जो है ये रॉड्स और कोन्स पर मुश्तमिल होते हैं विद न्यूरॉन्स फोटोसेंसिटिव सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे रॉड्स क्या हैं? रॉड्स सेंसिटिव टू लाइट हैं, ठीक है। और ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज कर देते हैं। कैसे करते हैं? अगर विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट ना हो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर अमाउंट में, तो रिडॉप्सिन पिगमेंट जो है वो टूटता नहीं है, ठीक है। और इसकी वजह से जो है वो हमें नाइट ब्लाइंडनेस का इशू होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ आई, ठीक है। कि आई की जो है वो बीमारी कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो है मायोपिया और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया क्या होती है? इसमें 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि इसमें आई बॉल जो है ना उसकी लेंथ क्या हो जाती है? थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है जो भी पेशेंट होता है वो दूर की चीज़ें सही तरीके से नज़र उसको नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टिफाइड का मतलब कि ये हम कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? कनकेव लेंस यानी कि ग्लासेस वगैरह यूज़ करें, और उसमें कनकेव लेंस जो है वो यूज़ करेंगे तो मायोपिया का क्योर जो है वो मुमकिन है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि आई बॉल जो है वो साइज़ में शॉर्ट हो जाती है। इसमें इंसान जो है वो करीब की जो है चीज़ों को देखने में जो है वो नाकाम रहता है, ठीक है। और ये कैसे रेक्टिफाई की जा सकती है? ये कन्वेक्स लेंस को यूज़ करके रेक्टिफाई की जा सकती है। उसके बाद जो है यहाँ पे डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट के बारे में बताया गया कि अली इब्ने ईसा जो है ये एक अरब साइंटिस्ट थे। इन्होंने 3 बुक्स जो हैं और वो ऑप्थेल्मोलॉजी पर लिखी, और इसमें क्या कुछ डिस्क्राइब किया गया था कि आइज़ के मतलब डिजीज़ थी, ठीक है। सर्जरी आइज़ की कैसे की जाती है, ये चीज़ें थी। और इब्नुल हैतम जो है इनको फादर ऑफ ऑप्टिक्स बोला जाता है, ठीक है। और इन्होंने जो है इन्होंने पिन होल कैमरा का जो प्रिंसिपल है इन्होंने ही ईजाद किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे सेकंड जो है हमारा ह्यूमन रिसेप्टर के हवाले से, जिसको हम ईयर बोल रहे थे। ईयर किस काम आता है? एक तो इसका पर्पस जो है वो हेयर करना है, ठीक है, सुनना है, ठीक है। दूसरा क्या है? इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी को जो है आप कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है इसको रखना। इसके स्ट्रक्चर में जो है वो इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, ठीक है। आउटर ईयर में पिना है, ऑडिटरी कैनाल है और ईयर ड्रम है, ये 3 चीज़ें हैं। मिडल ईयर में ऑसिकल्स हैं यानी कि ये कान की हड्डियां हैं। मेलिस है, ठीक है, और इनकस है और स्टेप्स है। मेलिस जो है सबसे एक यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपसे है कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे छोटी जो है वो बोन कौन सी है, ठीक है। और वो ये आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताओगे। मेलिस जो है ये किसके साथ अटैच होते हैं? ये ईयर ड्रम के साथ अटैच होता है, और स्टेप्स जो है ये ओवल विंडो के साथ अटैच होता है। अगर हम बात करें इनर ईयर की, तो इसमें इसके भी 3 पार्ट्स हैं। वेस्टिब्यूल है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स है और कॉक्लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेस्टिब्यूल है ये भी हेल्प करता है
मेंटेन करने में बैलेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। जब हम जो है बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में होते हैं ना, तो हमारी बॉडी की पोजीशन को बैलेंस करने के लिए कौन यहाँ पे एक्टिव होता है, वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो जब हम जब हम किसी भागने की पोजीशन में हों या इधर मतलब हरकत की मोशन मतलब हरकत में हों, तो हमारी जो बॉडी पोस्चर है, हमारी जो बॉडी मूवमेंट है, वो कौन जो है डिटेक्ट कर रहा होता है, हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। तो कोक्लिया का क्या किरदार है, कोक्लिया के अंदर जो है सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट किस्म की वाइब्रेशंस को जो कि मिडल ईयर से आ रही होती हैं उसको सेंस करते हैं, और इसको जो है ब्रेन तक जो है वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू जो है ब्रेन तक पहुंचा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो है बड़ा क्लियरली एक फंक्शन जो है ये मेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ये हमने एक्सटर्नल ईयर की अगर बात करें, तो हमने बोला था कि ये पिन्ना जो है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो आप कह सकते हो कि ये कान जो है ये हमारा पिन्ना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। उसके बाद टिम्पैनम, ये जो आपको ग्रीन रिश नज़र आ रहा है, ये क्या है, ईयर ड्रम, जिसको हम टिम्पैनम भी बोलते हैं। और ये सारे के सारे पार्ट्स हैं हमारे आउटर ईयर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिडल ईयर की। तो ये जो है हड्डियाँ नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। ये है मेलिस है, और ये यहाँ पे इनकस है, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे स्टेप्स। और मेलिस किसके साथ अटैच है, हमने पहले भी बात की कि ये ईयर ड्रम के साथ अटैच है, ठीक है। और स्टेप किसके साथ अटैच है, यहाँ पे ओवल विंडो के साथ, ठीक है। ये राउंड विंडो जो है, ठीक है, इसके साथ ये स्टेप्स अटैच है, ठीक है। उसके बाद ये यूस्टेशियन ट्यूब है, ठीक है। ये यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये हमारी ऑडिट जो हमारी नेज़ल कैविटी है ना, उसके साथ जो है ये कनेक्ट कर रही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेमी सर्कुलर कैनाल्स की, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको दिखाई गई हैं ब्लू कलर में, ठीक है। तो ये जो है नर्व्स जो हैं ये जा रही हैं इधर, ये ओवल विंडो है, ठीक है। उसके बाद कोक्लिया से एक नर्व अराइज हो रही है, और ये कहाँ पर जा रही है, हमारे ब्रेन तक जा रही है। कोक्लिया क्या है, ये स्नेल लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो आपको दिखाया गया, ठीक है। तो ये कोक्लिया है। अच्छा, अब हम इसका मैकेनिज़्म समझेंगे कि जो है मैकेनिज़्म क्या है, जो है ईयर के थ्रू जो है डिफरेंट किस्म का स्टिमुलस पास होने का। तो सबसे पहले क्या होता है कि आवाज़ जो है वो जाती है ईयर के थ्रू हमारे साउंड वेव्स जो है ना वो जा रही होती हैं हमारे आउटर ईयर के थ्रू, कहाँ पे, इस ऑडिटरी कैनाल से होते हुए कहाँ पे जा रही हैं, टिम्पैनम के साथ, यानी कि ईयर ड्रम के साथ क्या कर होती हैं, ये अटैच नहीं, यानी कि इसको वाइब्रेट करती हैं, ठीक है। जैसे ही इसको टच करेंगे टिम्पैनम मेम्ब्रेन, और साथ ही ये मिडल ईयर की जो बोन्स है ना ये वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही वाइब्रेट होंगी तो यहाँ पे जो है वो साउंड एम्पलीफाई हो गई, ठीक है। एम्पलीफाई होने के बाद साउंड जो है ये कहाँ पे जो है जाके वाइब्रेट, किसको जाके वाइब्रेट करेगी, ओवल विंडो को। और ओवल विंडो जो है सेमी सर्कुलर कैनाल से होते हुए कहाँ पे जाएगी, कोक्लिया के अंदर, ठीक है। तो कोक्लिया के अंदर जो है सेंसरी सेल्स होते हैं, और ये सेंसरी सेल्स जो हैं ये ओवल विंडो यहाँ पे नर्व के थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचा रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात, दो बातें जो कि आपको समझना होंगे कि यहाँ पे जो ऑडिटरी कैनाल है ना, यहाँ पे होते हैं सेरामिन ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि सेरामिन वैक्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और उस सेरामिन वैक्स का मकसद क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो है डस्ट पार्टिकल्स और इंसेक्ट्स वगैरह का जो है वो हमारे कान के अंदर ना आ जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सेरामिन वैक्स जो है वो होती है, जो कि ट्रैप करती है डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स को, इंसेक्ट्स वगैरह को, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे यूस्टेशियन ट्यूब की, तो ये क्या करती है, ये बैलेंस करती है किस चीज़ को बैलेंस करती है, एयर प्रेशर को मिडल ईयर के अंदर और बाहर का एटमॉस्फेयर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है ये यूस्टेशियन ट्यूब इसको क्या कर रही होती है, एयर प्रेशर को बैलेंस कर रही होती है, ठीक है। कि बाहर का एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है और हमारे मिडल ईयर के अंदर जो है इसका प्रेशर क्या है। तो ये जो है ये कहाँ पे खुल रही होती है, हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक जो था इसका क्या था, फंक्शन था। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम आपको पता है कि हमने पीछे जो है वो डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है वो दो किस्म की होती है, ठीक है। और वो कोऑर्डिनेशन कौन सी है, एक केमिकल थी और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन थी, ठीक है। और
जो नर्वस कोऑर्डिनेशन थी वो हमने कल जो है वो डिस्कस कर ली थी। आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज, ये सारे के सारे जो काम है ये एंडोक्राइन सिस्टम का। इसके अलावा भी बेशुमार काम है जो ह्यूमंस के अंदर जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो सर अंजाम दे रहा होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये कम्युनिकेट कर रहा होता है किसके थ्रू, इफेक्ट हार्मोन्स के थ्रू, और किसको पैगाम दे रहा होता है, इफेक्टर्स को। अब ये हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स जो हैं हार्मोन्स क्या है? ये एक स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर जो है ये ब्लड के अंदर सिक्रीट होते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये ब्लड के अंदर सिक्रीट होंगे, ठीक है, तो ये अपने ये ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, और ये पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ भी ब्लड जाएगा ये केमिकल्स जो है अपने टारगेट टिश्यूज़ पे, यानी कि जहाँ पर इन्होंने फंक्शन परफॉर्म करना है वहाँ पर जाके एक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में ना 2 किस्म के जो है वो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम मेंशन करेंगे कि कौन कौन से होते हैं। एक तो एंडोक्राइन होते हैं और दूसरा कौन सा होता है, एक्सोक्राइन होते हैं। पहले तो इसको समझ लें कि एंडोक्राइन क्या है और एक्सोक्राइन क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है एक्सोक्राइन देखेंगे कि एक्सोक्राइन जो है वो किसे बोलते हैं। एंडोक्राइन तो वो होते हैं ना ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर जो है डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं? ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन जो है ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, और एक्सोक्राइन जो हैं ये डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि इनके साथ नाली अटैच होती है और इसके साथ नाली अटैच नहीं होती। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये वो वाले ग्लैंड्स हैं जिनके साथ जो है वो डक्ट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये डायरेक्ट जो है वो ब्लड के अंदर इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो पहला कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पैंक्रियाज है और गोनेड्स हैं। अब इनकी जो है हम डिस्कशन जो है 1 बाय 1 देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद थायराइड ग्लैंड जो है ये हमारी नेक के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पैराथायराइड ग्लैंड जो है बिल्कुल थायराइड ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद पैंक्रियाज जो है वो जो है हमारे गट पोर्शन के जो है आप कह सकते हो कि स्टमक के स्टमक हमारा जो है ना उसके आसपास जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ड्रीनल ग्लैंड्स की, तो ये किडनी है। किडनी के ऊपर जो है ये जो इस तरीके से जो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, पिरामिड शेप का, इसको हम एड्रीनल ग्लैंड बोल रहे थे। ओवरीज जो है अगर बात करें ओवरीज की तो ये फीमेल्स में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो है हमारी यहाँ पे एब्डोमिनल एरिया में जो है ये पाई जाती हैं ओवरीज, ठीक है। तो अगर बात करें टेस्टिस की तो ये जो है मेल का जो है वो जेनिटल ऑर्गन जो है वहाँ पर जो है ये पाई जा रही थी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी की, इन्हीं जो है ग्लैंड्स को जो है हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये क्या है और इसकी जो है वो क्या शेप है। ये पी शेप साइज ग्लैंड है, ठीक है। और ये सब किसके साथ अटैच होता है? हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, यानी कि हमने कल जो है फोर ब्रेन का जो हिस्सा पढ़ा था, हमने फोर ब्रेन का जो है वो हिस्सा पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था फोर ब्रेन जो है वो डिवाइडेड होता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरिब्रम, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाइपोथैलेमस है ना उसके साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? अटैच होता है। मैनी हार्मोन्स, ट्रॉफिक हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हाउएवर some hormones of this gland act directly on various tissues of the body. There are 2 lobes of pituitary gland, ठीक है। 2 lobes हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं? पहला तो है सोमैटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये बॉडी की ग्रोथ को जो है वो इनेबल करता है। अगर हम बात करें इसके कम ज़्यादा प्रोडक्शन की तो हमें डिफरेंट किस्म की डिजीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। अगर इसकी जो है इस हार्मोन की यानी कि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की अगर प्रोडक्शन जो है अगर कम हो, ठीक है, हमारी ग्रोथ एज में, तो क्या होता है? हमारी ग्रोथ पे जो है वो क्या होगा? इफ़ेक्ट होगा, यानी कि हमारा कद जो है वो छोटा रहेगा, ठीक है, जिसको हम ड्वार्फिज़म बोलेंगे, ठीक है। अगर इसकी ज़्यादती हो जाए, इस जो है
आप कह सकते हो कि अगर इसी हार्मोन की ज़्यादती हो जाए तो हम जो है हम जो है एक और बीमारी का शिकार हो सकते हैं, जिसको हम जो है जिजेंटिज़म बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लंबा होना और ओवरवेट होना, ठीक है। अगर सोमैटोट्रोफिन जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ठीक है, तो हम जो है हमारी ग्रोइंग एज में तो ये फिर भी हमारे लिए नुकसानदेह है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्रोमेगाली, ठीक है। और ऐसे पर्सनस के जो है ना वो हाथ पाँव जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और जॉ बोन्स भी इसकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये क्या करता है, थायराइड ग्लैंड को जो है वो स्टिमुलेट, उसको पैगाम भेजता है कि भाई आप जो है हार्मोन्स को सेक्रेट करो। रिमेनिंग हार्मोन्स ऑफ इंटीरियर लूप इन्फ्लुएंस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आल्सो कंट्रोल द एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो बाकी के हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे क्या काम करते हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो है, और एड्रिनल ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप जो है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि ये मास्टर ग्लैंड है, ये बाकी ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है कि कब कब कौन कौन से और कितने कितने जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो ये इंटीरियर लूप में हमने अभी तक जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो है हमने पढ़ा है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। इन दोनों को जो है वो अभी डिस्कस की। बात करेंगे पोस्टीरियर लूप की, ठीक है। तो पोस्टीरियर लूप जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का वो क्या काम करता है, वो स्टोर करता है और सिक्रीट करता है दो हार्मोन्स को। वो कौन कौन से हैं? वो है ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, ठीक है। ये जो है वेसोप्रेसिन जो है ये क्या है, एंटी ड्यूरेटिक का हार्मोन है, इसको हम ADH भी बोलते हैं। दीज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो हमने अभी बात की थी पहले भी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो उसको भी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का पार्ट। और वो कौन सा पार्ट था? वो था हाइपोथैलेमस, ठीक है। वो वहाँ से जो है वो क्या करता है भाई, पैगाम रिलीज़ करता है, तो फिर जो है पिट्यूटरी क्या करता है, हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो यहाँ पे जो है वेसोप्रेसिन जो है, अगर हम बात करें वेसोप्रेसिन की, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वेसोप्रेसिन की कि ये क्या करता है, जब किडनी फिल्टर कर रही होती है ब्लड को, ठीक है, तो वहाँ से जो है हमने ये भी डिस्कस किया था कि लूप ऑफ हेनले जो है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा होता है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे जो कंट्रोल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कौन कर रहा होता है? वेसोप्रेसिन, ठीक है। जब हमारे पास जो है पानी की मिकदार बहुत कम होती है, जब हम पानी नहीं पीते, ठीक है, बहुत कम मिकदार होती है, तो तब भी जो है ये वेसोप्रेसिन क्या करता है, कंट्रोल करता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है वेसोप्रेसिन को, और ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके। कौन? नेफ्रॉन। कहाँ से? ब्लड के अंदर से, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है ये बॉडी जो है अपने अंदर जो है वाटर की कंसंट्रेशन को जो है वो क्या करती है, मेंटेन करती है, और जिसकी नतीजे में जो है हम कम जो है वो यूरिन प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो अगर हम बात करें, जब बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो नॉर्मल वाटर हम इनटेक कर रहे होते हैं, जब हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वेसोप्रेसिन ही जो है इसको जो है वो क्या करता है, पानी को कम से कम एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ पिट्यूटरी ग्लैंड डज नॉट सिक्रीट दिस हार्मोन इन द रिक्वायर्ड अमाउंट, लेस वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम नेफ्रॉन एंड देयर इज एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। दिस कंडीशन इज नोन एज द डायबिटीज इंसिपिडस। ये आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड इंस्ट्रक्शंस दे के इंस्ट्रक्शंस ही ना दे, हदायत ही ना दे कि वेसोप्रेसिन को रिलीज़ करना है या कितनी अमाउंट में ये चाहिए, ठीक है, तो तब क्या होगा, तब पानी जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो हमारी बॉडी से खारिज हो जाएगा, और इस अमल के थ्रू जो है बहुत ज़्यादा पानी का जो है वो अखराज हो जाएगा, ठीक है। और इस अमल को हम बोलेंगे डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टिमुलेट
स्टिमुलेट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस वॉल्स इन द मदर ऑफ फॉर चाइल्ड बर्थ। फॉर दिस हार्मोन इज़ नेसेसरी फॉर द इजैक्यूलेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट। ठीक है, तो यानी कि अगर बात करें फीमेल्स की, तो जब ये ड्यूरिंग बर्थ जो है, बेबी बर्थ जो है, वो यूट्रस वॉल को ये कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। दूसरा जो है, जब बेबी फीड कर रहे होते हैं तो जो मिल्क आ रहा होता है ब्रेस्ट से, वो कौन जो है वो इजेक्शन में हेल्प करवा रहा होता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है थोड़ा सा और इसको डिटेल में देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, कि थायराइड ग्लैंड जो है, पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड हमने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लूब्स हैं, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर में हमने दो ग्लैंड्स को, दो हार्मोन्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा सोमेटोट्रोफिन और जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो सोमेटोट्रोफिन में अगर ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ हो जाए, रिलीज़ हो जाए, तो एक डिजीज़ होती है जिसको हम एक्रोमेगली बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो बॉडी पार्ट्स का, हाथ पाँव और जो हमारी जो जॉज हैं वो बहुत बड़े बड़े हमें नज़र आते हैं। ठीक है, नज़र नहीं आते, एक्चुअली में होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी सोमेटोट्रोफिन की, अगर कम मकदार में जो है वो रिलीज़ होगा ग्रोथ एज में, तो वहाँ पर एक डिज़ीज़ होगी जिसको हम ड्वार्फिज़म बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमने देखा पोस्टीरियर लूब वेसोप्रेसिन, और जो है वेसोप्रेसिन इनके एंटीड्यूरेटिक का हार्मोन को स्टोर भी करता है, रिलीज़ भी करता है, प्लस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जो है ये स्टोर और रिलीज़ करता है। और ये अगर वेसोप्रेसिन रिलीज़ ना हो, ठीक है, तो क्या होता है, वेसोप्रेसिन अगर रिलीज़ ना हो टाइम पे, तो क्या होता है, ज़्यादा मकदार में जो है बॉडी से क्या हो जाता है, पानी का अखराज हो जाता है, और इस अमल को हम जो है वो डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड ये भी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का। ठीक है, अगर बात करें ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो हमने पहले देखा कि ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, लेरिंक्स के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। आयोडीन जो है वो इस हार्मोन की प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन के अंदर आयोडीन की कमी हो, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करता है भाई, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, और इस कंडीशन में थायराइड ग्लैंड जो है वो बड़ा होता जाएगा, और इस डिजीज़ को हम क्या बोलेंगे, ग्वाइटर बोलेंगे। ठीक है, थायरॉक्सिन जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, ठीक है, ये इंक्रीज़ करता है, क्या इंक्रीज़ करता है, ब्रेक डाउन, किसकी ब्रेक डाउन, फूड की, जो हम खाना खाते हैं ना उसकी ब्रेक डाउन में हेल्प आउट करता है। ठीक है, और उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन करके वहाँ से हमें एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा होता है। ये जो है ग्रोथ का भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और अगर हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म, ये वो कंडीशन है जब इसकी जो है थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन बहुत कम मकदार में हो रही होती है, और हमें बहुत बहुत कम एनर्जी मिल रही होती है। ठीक है, और हमारी हार्ट बीट भी क्या होती है, स्लो डाउन होती है। अगर यही हार्मोन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये ज़्यादा अमाउंट में जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, तो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, हमारा हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा हमें, हमारे हाथ जो हैं वो क्या होंगे, शिवर होंगे, कांपना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक तो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, कैल्सीटोनिन। ठीक है, और कैल्सीटोनिन का काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल चेक करता है कि कितना लेवल है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, इसी कैल्शियम को जो है ये अगर तो हमारी जो है ब्लड के अंदर काफ़ी मकदार में कैल्शियम है, तो ये उसी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और जो है हमारी बोन्स के अंदर इसको डिपॉजिट कर देता है, जमा कर देता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हमने इन दो हार्मोन्स को देखा। यहाँ पे छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन, कैल्सीटोनिन है और पैराथार्मोन जो है ये कॉम्प्लीमेंट हैं किसके, एक दूसरे के, और ये रेगुलेट करते हैं कैल्शियम आइंस को ब्लड के अंदर। ठीक है, अभी हम देखेंगे पैराथार्मोन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड है, पहले हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हमने पढ़ा थायरॉयड ग्लैंड, अब हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं पैराथार्मोन, और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है बिल्कुल थायरॉयड के पास जो है इसके नीचे वाले हिस्से में जो है ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या, इसका मेन मकसद क्या है, इसका काम होता है कैल्शियम आइंस को जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ करना,
ठीक है। पैराथायरॉयड क्या करता है, हड्डियों से कैल्शियम निकाल के ब्लड के अंदर लेके आता है, ठीक है। और कैल्सिटोनिन क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम को जो है वो हड्डियों के अंदर वापस रीस्टोर करता है। तो इसीलिए जो है हमने पीछे एक जो है वो यहाँ पे बात डिस्कस की थी कि कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन आर बोथ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। कि एक जो है एक हार्मोन अगर जो है इंक्रीज़ कर रहा है ब्लड के अंदर, ये कैल्सिटोनिन जो है ये हड्डियों के अंदर जो है ये प्रमोट करता है कैल्शियम को, और पैराथार्मोन जो है ये ब्लड के अंदर कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो है ये बैलेंस चल रहा होता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें when there is increased production of parathormone, more than normal calcium salts are absorbed from the bones and added to the blood. Consequently the bones become brittle, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो है ये हड्डियों से कैल्शियम निकाल के अगर ब्लड के अंदर करता जो है ये हार्मोन ऐड करता रहेगा तो क्या होगा, हमारी बोन्स ब्रिटल हो जाएंगी, मतलब आप कह सकते हो खोखली होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अगर डेफिशिएंसी इस हार्मोन की हो जाए तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो है वो गिर सकता है, ठीक है। इट लीड्स टू टेटनी, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर हमें जो है वो डिजीज़ हो सकती है जिसे हम टेटनी बोलते हैं, जो कि हमारे मसल्स के अंदर बड़ा जो है वो इफेक्ट करती है, ठीक है। टेटनी इज मार्क्ड बाय शार्प फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स, मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स एंड convulsions. It is due to decreased blood calcium level which makes the nerves and muscles more excitable, ठीक है। तो हमारे मसल्स जो है वो आपस में आप कह सकते हैं क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाता है। क्रैम्प्स अब क्या होते हैं कि जो बाज़ टाइम हमारे मसल जो है ना वो ट्विस्ट हो जाते हैं और हमसे जो है ना वो बॉडी का पार्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर हमसे होता है, ठीक है। तो ये जो है वो क्रैम्प की सिचुएशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड्स। ये तो ये भी आपको पता है कि एड्रीनल ग्लैंड्स कहाँ पर हमें नज़र आए थे, ये किडनी की ऊपर जो है आप कह सकते हो कि वहाँ पे किडनी के ऊपर जो है एक पिरामिड शेप थी जो कि हमें एड्रीनल ग्लैंड जो है वो बता रहे थे। इस तरीके से जो था ये इस तरीके से, ठीक है। किडनी के ऊपर ये जो शेप है ये किसकी थी, एड्रीनल ग्लैंड की थी, ठीक है। 2 एड्रीनल ग्लैंड्स जो होते हैं वो किडनीज के ऊपर होते हैं। हर एड्रीनल ग्लैंड जो वो 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। एक उसका आउटर पार्ट होता है जिसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर को हम मेडुला बोलते हैं। एड्रीनल मेडुला जो है वो भी हार्मोन्स को सिक्रेट करता है और ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन और एड्रीनालिन, ठीक है। और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब हम स्ट्रेस की सिचुएशन में, जब हम जहनी तनाव को शिकार होते हैं ना, तो तब ये जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस होता है। ये हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रिपेयर करता है किसके लिए, एमरजेंसी सिचुएशंस के लिए, ठीक है। एमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए एड्रीनालिन जो है ना, इसको इसी हार्मोन का जो है इसको सेकेंड नाम भी दिया जाता है एमरजेंसी हार्मोन। एड्रीनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स मेनी हार्मोन्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड व्हिच मेंटेन द बैलेंस ऑफ द सॉल्ट्स एंड वाटर इन बॉडी, ठीक है। तो ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये भी बहुत ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करता है, सॉल्ट और वाटर को बैलेंस कर रहा होता है किसमें, ब्लड में, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो कि ये भी हमारे ऑसमो रेगुलेशन में जो है ये हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, ऑसमो रेगुलेशन में। अब आई होप कि आपने ऑसमो रेगुलेशन वाला जो है कंप्लीट टॉपिक जो है वो आपने सेकंड चैप्टर में सुना है, ठीक है, पढ़ा है। तो अगर नहीं पढ़ा तो आप जो है पीछे प्लेलिस्ट में जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे पैंक्रियाज के बारे में, ठीक है। पैंक्रियाज का दिस ऑर्गन हैज़ 2 फंक्शंस। मेजर पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज अ डक्टेड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दिस पोर्शन secrete digestive enzymes through a duct into small intestine. Some portions of a pancreas serve as ductless endocrine gland, ठीक है। यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर पैंक्रियाज वाहद वो ऑर्गन है जिसके पास 2 ग्लैंड्स हैं। ये दोनों ग्लैंड्स हैं, डक्ट वाला भी है और डक्टलेस भी है। जो डक्ट वाला ग्लैंड होगा उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे और जो डक्टलेस होगा उसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम डक्टलेस ग्लैंड के हवाले से भी जो है यहाँ पे बात करेंगे कि जो है किस तरीके से जो है एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो क्या क्या सिक्रीट करते हैं, ठीक है। पैंक्रियाज को वो हिस्सा है जहाँ पर एंडोक्राइन सेल्स
प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं आइट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। ये आइट्स जो होते हैं, ये आइट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है ना, ये दो किस्म के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन क्या है, ये ना हमारे लिवर को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, उसको प्रोवोक करता है। क्या प्रोवोक करता है कि लिवर को कहता है कि भाई तुम जो है वो ग्लूकोज रिलीज़ करो, ठीक है, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ब्लड में जो है वो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन राइज हो जाती है, ठीक है। यानी कि ग्लूकागोन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड आइट्स ऑफ लैंगरहैंस में। ये पहला हार्मोन है, ठीक है, ये क्या करता है, ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज़ करवाता है। इंसुलिन जो है ये क्या करती है, हमारे लिवर को जो है वो कहती है कि भाई ग्लूकोज ज़्यादा मकदार में जो है वो इंक्रीज़ ना करो। जब ये इंक्रीज़ हो, इंसुलिन जब जो है वो इंक्रीज़ होती है तो हमारे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है ये क्या होता है, डाउन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट बात करते हैं कि इफ़ अ पर्सन पेंक्रियाज डज नॉट मेक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन द ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन राइजेज एंड वी से दैट द पर्सन हैज़ डायबिटीज़ मेलिटस, ठीक है। जिन लोगों को शुगर होती है उसकी असल रीज़न यही है ना कि उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन ही कम बन रही है, यानी कि इंसुलिन वाला हार्मोन जो है यानी कि पेंक्रियाज जो है यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो इंसुलिन कम बना रहा है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसी सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। पर्सन विद डायबिटीज हैव लॉस ऑफ बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी का वेट कम हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, थकावट ऑल टाइम रहती है, ठीक है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये इंसुलिन से जो है इंसुलिन के एडमिनिस्ट्रेशन से ठीक होती है, ठीक है। तो जो है इंसुलिन वैसे एक्सट्रैक्ट भी की जाती है एनिमल्स से, और ये लैब में खुद भी जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग को, बैक्टीरिया के थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे बीजीसी टेस्ट के बारे में बताया गया कि जिन लोगों को डायबिटीज़ मेलिटस है तो उनका जो है ये बीजीसी टेस्ट करवाया जाता है, पता चलता है कि इनके अंदर जो है ये नॉर्मल जो है इसको आप जो है वो ये नॉर्मल एक चार्ट दिखाया गया, ठीक है, कि 8-10 घंटे बुखार आएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो है वो ये ब्लड ग्लूकोज टेस्ट लिया गया, ये 2 घंटे जो है खाने के बाद, ठीक है, और ग्लूकोज ड्रिंक, ठीक है। तो ये सारी जो है ना ये आप कह सकते हो कि ये एक टेस्ट दिखाया गया कि एक टेस्ट जो है वो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में हम जो है ग्लूकोज का लेवल चेक करते हैं, ठीक है। तो एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमें नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे गोनेड्स के बारे में। तो गोनेड्स जो हैं हम अगर मेल की बात करें तो उसमें टेस्टिस में जो है वो टेस्टिस होती हैं और फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, ठीक है। और ये दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है। गोनेड्स अगर हम इसकी बात करें तो ये गैमीट्स जो हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं ओवरीज और टेस्टिस, ठीक है। तो गोनेड्स जो हैं ये सक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, उनको सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं। टेस्टिस जो हैं वो सक्रीट करती हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स के हवाले से। इसमें जो है ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस, ठीक है, जो ये जो दाढ़ी का आना है, आवाज़ में भारीपन है, ये सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो है मेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फीमेल्स की तो वहाँ फीमेल्स के अंदर जो है ओवरीज़ के अंदर 2 किस्म की हार्मोन प्रोड्यूस हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फीमेल की जो है वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स को डेवलप करने के लिए, और उसमें क्या है फीमेल्स की जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म के बारे में, ठीक है, कि फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है। चलें जी, फीडबैक का लफ्ज़ी मतलब देख लेते हैं। अगर आपने कोई जो है वो खाना बनाया, अगर आप लड़की हैं तो खाना बनाया, तो आप जो है इसका जो है रिव्यू लेते हैं घर वालों से कि भाई खाना कैसा बना, तो आपके घर वाले आपको बताते हैं खाना कैसा बन रहा है, ठीक है। तो ये जो वापस तो रिस्पॉन्स आपको मिल रहा होता है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, फीडबैक होगा, ठीक है। तो इसी किस्म का जो है ना फीडबैक मैकेनिज़्म जो है ना हमारी बॉडी के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है ना ये सिक्रीट
कर रहे होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। तो लेकिन ये क्या कर रहे होते हैं, एक कॉन्स्टेंटली जो है ये नहीं प्रोड्यूस कर रहे होते हार्मोन्स को, ठीक है। लेकिन ये तभी प्रोड्यूस करते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये बहुत थोड़ी थोड़ी मकदार में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है। द रेट वेरीज विद द नीड्स ऑफ द बॉडी लाइक मैनी अदर फंक्शन ऑफ द बॉडी। द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है इसका मतलब क्या है, ये यहाँ से डेफिनेशन स्कीम करेंगे कि फीडबैक mechanism means the regulation of a process by output of the same process, ठीक है। कि फीडबैक क्या है, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी अमल को रेगुलेट करना, ठीक है। यानी कि उसको जगाना आप कह सकते हो, बाय द आउटपुट, के उसी प्रोसेस से कितनी आउटपुट मिल रही है और क्या ये सूटेबल है हमारी बॉडी के लिए या नहीं है, ठीक है। तो इसी फीडबैक मैकेनिज्म की दो किस्में हैं, एक तो पॉजिटिव है और दूसरी क्या है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है और पॉजिटिव क्या है ये हम जो है वो समझेंगे। इन नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट्स द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे जो आउटपुट मिल रही है, ठीक है, वो नेगेटिव इसका फीडबैक होगा, ठीक है। वो उस प्रोसेस को रोकेगी, ठीक है। यानी कि ज़्यादा अमाउंट में जो है वो कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो वही प्रोडक्ट जाके ना उस सिस्टम को कहेगा भाई बस करो, अब और प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिस मैकेनिज्म वर्क्स टू रिटर्न अ कंडीशन टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे मिसाल के तौर पे जो है आपने सही तरीके से समझना है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होती जाती है, ठीक है, और ये कौन करवा रहा होता है, ग्लूकागोन, ठीक है। तो तब क्या है, पेंक्रियाज क्या सिक्रेट करता है, इंसुलिन, क्यों, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज की ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को क्या करना होता है, कम करना होता है। डिक्लाइन इन द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, ठीक है। लेकिन एक वक्त आता है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, तो तब क्या होता है, तब वही जो है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या करती है, उस इंसुलिन को क्या करती है, पैगाम भिजवाती है कि बस अब इतनी, अब और इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करनी। इसी तरीके से जब ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो है वो ड्रॉप हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है नॉर्मल लेवल से, तो पैंक्रियाज क्या करता है, सिक्रेट करता है ग्लूकागोन को कि जो है ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करो, ठीक है। इसी केस में राइज इन ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टू अ नॉर्मल सेट पॉइंट इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन। इन अदर वर्ड्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कंट्रोल्स द प्रोसेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, ठीक है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव फीडबैक हम किसे बोलेंगे कि अगर हमारे ब्लड के अंदर जो है वो ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, वही ब्लड ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है। और अगर ब्लड ग्लूकोज की जो है वो मिकदार हमारे ब्लड के अंदर बहुत कम होना शुरू हो जाए, तो वही इंसुलिन जो है वो हमारे ग्लूकागोन की प्रोडक्शन करवाएगी कि ब्लड किस पर्पज़ के लिए, नॉर्मल जो है वो ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी के अंदर करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें वो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक, चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ अ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, सकलिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन इन मदर, ठीक है। कि जब बेबी जो है वो क्या ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है कि जब बेबी जो है वो दूध पी रहा होता है तो क्या होता है कि हार्मोन जो है वो क्या करता है, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करता है, इस ऐसे फीडबैक को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हमने पहले जो है इसको डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी इसके अंदर डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम में, इसमें जो है दो किस्में हैं नर्वस सिस्टम की डिसऑर्डर्स की। एक तो वेस्कुलर है, और ठीक है, वेस्कुलर डिसऑर्डर्स में पैरालिसिस आ जाता है, ठीक है, और फंक्शनल डिसऑर्डर्स में एपिलेप्सी आ जाती है, ठीक है। वेस्कुलर यानी कि जो ब्लड वेसल से रिलेटेड जो डिजीज़ होगी उसको हम पैरालाइज बोल देंगे, ठीक है। तो वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो किस वजह से होती हैं, वो किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस जब ब्लड सप्लाई में आ जाती है ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है, कोई भी ब्लड सप्लाई जो है वो नर्वस सिस्टम को नहीं सही तरीके से मिल रही होती, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कोई भी वेस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो क्या है कि
कोई भी डिस्टर्बेंस है ब्लड सप्लाई में, ठीक है। और नर्वस सिस्टम क्या है कि फंक्शनल डिसऑर्डर है कि किस वजह से कि नर्व इम्पल्स सही तरीके से जनरेट नहीं हो रही और सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं हो रही है। यहाँ पे हम जो है पैरालाइज की बात करेंगे। पैरालिसिस जो है ये कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन है किसका, मसल का या मसल ग्रुप्स का, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है का जो है कोई भी पार्ट ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वगैरह डैमेज होने की वजह से होता है, ठीक है। और ये किस वजह से डैमेज हो सकता है, ये कोई ब्लड वेसल किसी ज़रब लगने से जो है ब्लड वेसल का रप्चर हो जाना या ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का इंजर हो जाना, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है इसके अंदर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होता और फिर बंदा पैरालाइज की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो है वो पोलियो वायरस एक पॉइजन भी सिक्रीट करता है, इसकी वजह से भी पैरालाइज हो जाते हैं इंसान, ठीक है। तो पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वीक जो है मे हैव वीक पैरालिसिस थ्रू आउट हिज और हर बॉडी और हैव पैरालिसिस इन वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। देयर आर मे ऑल्सो बी पैरालिसिस इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और इन ऑल 4 लिम्स, ठीक है। तो पेशेंट का जो है ये नीचे वाला हिस्सा जो है ये भी सिर्फ पैरालाइज हो सकता है ये, या फिर जो है इसके लिम्स यानी कि बाजू और टांगें चारों जो हैं ये क्या हो सकती हैं, पैरालाइज हो सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एपिलिप्सी की कि एपिलिप्सी क्या है। एपिलिप्सी जो है ये एक नर्वस डिसऑर्डर है, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एबनॉर्मल और एक्सेसिव डिस्चार्ज होते हैं, इनके मतलब नॉर्मल से ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस जो है ना वो हमारे ब्रेन तक जा रही होती हैं, ठीक है। और ये जो है ये झटके फील होते हैं पेशेंट को, ठीक है। और ये एबनॉर्मल स्टेट होती है ब्रेन की, ठीक है। और ये ज़्यादातर यंगर पीपल में पाई जाती है, ठीक है। और किस वजह से ये जेनेटिक या फिर डेवलपमेंटल कॉजेज़ की वजह से, ठीक है। वो लोग जो 40 साल से अबव होते हैं उनके अंदर अगर ब्रेन ट्यूमर हो तो उनको भी जो है वो एपिलिप्सी कॉज कर सकता है। हेड ट्रॉमा जो है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन जो है cause epilepsy at any stage. There is no known cure of epilepsy but medicines can control seizures, ठीक है। मेडिसिन इन सीजर्स को कंट्रोल कर सकती है और प्रॉपर जो है इसका क्योर नहीं है। पेशेंट्स जो होते हैं एपिलिप्सी के मिर्गी जिसे हम बोलते हैं मिर्गी हैव टू टेक मेडिसिन डेली फॉर द ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रिवेंशन ऑफ सीजर। दे आर टर्म्ड एंटी कन्वल्सेंट और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स वगैरह दे के तो उसको जो है वो क्या किया जाता है,